गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फेयर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी इस सीरीज की आखिरी मूवी है और इस मूवी के साथ ही इस ट्रायलॉजी का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारी फेयर स्ट्रीट की पार्ट 1 और पार्ट 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख लीजिए एंड उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बिकॉज तभी आप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। तो IMDb पर इस मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टोमेटो पर 93% की रेटिंग मिली है और इसका ऑडियंस स्कोर 82% का है। बट स्टिल ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है एंड इसीलिए इसकी रेटिंग इन फ्यूचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इस मूवी को भी लीक जेनिक ने डायरेक्ट किया है और ये RS स्टैन द्वारा लिखित किताब पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 के एंडिंग में कहा था कि मे बी डीना ही सायरा फेयर हो सकती है, तो जी हाँ, मेरी ये थ्योरी बिल्कुल सही थी। डीना ही पिछले जन्म में सायरा फेयर थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पिछले पार्ट का कुछ रिकैप सीन दिखाया जाता है, जैसा कि हमें पार्ट 2 के एंडिंग में दिखाया गया था। देन स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां से इसके पिछले पार्ट की एंडिंग हुई थी। डीना जैसे ही सायरा फेयर की बॉडी और उसके हाथ को एक साथ रखती है तो उसे 1666 में हुए सारे चीज़ों का विजन आता है। सायरा फेयर गांव की एक बहुत अच्छी और नेकदिल लड़की थी। वो अपने पिता से बात कर रही होती है, जिस पर उसके पिता उसे सोलेमन गुड से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन सायरा को सोलेमन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एंड सोलेमन गुड और कोई नहीं बल्कि निक गुड के पूर्वज थे। देन सायरा सोलेमन से मिलने के लिए उसके घर जा रही होती है। सोलेमन के घर जाते वक्त हम उन सारे कैरेक्टर से मिलते हैं जो पार्ट 1 और 2 में थे एंड वे सभी उन्हीं के पूर्वज थे। जैसे सिंडी और जिगी के पूर्वज एबिगल और कॉन्स्टेंट थे। केट, साइमन और थॉमस के पूर्वज लिजी, एरिक और थॉमस थे। जॉश का नाम हेनरी था एंड वो पिछले जन्म में भी सायरा का भाई था। उसी रात टीनेजर्स की एक पार्टी होने वाली थी जिसमें सभी लोग आने वाले थे। सायरा हैना से मिलती है और उसे उस पार्टी में आने के लिए कहती है। एक्चुअली सैम पिछले जन्म में हैना थी एंड दोनों 1666 में भी एक दूसरे से प्यार करते थे, बट गांव वालों के कारण वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते, बिकॉज उस समय ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक से रिलेट करके देखा जाता था। हैना साइरस मिलर की बेटी थी एंड साइरस मिलर एक फादरी था और ये वही फादरी था जिसने कई बच्चों को मारा था। तभी वहाँ पर हैना की मॉम चली आती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। सायरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर शराबी थॉमस चला आता है। वो सायरा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, बट सायरा उसे सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है। वो सोलेमन के घर पहुँचती है। सोलेमन अपने परिवार से दूर जंगलों में घर बनाकर रहता था। उसका कहना था कि यहाँ की जमीन शेडी साइड के मुकाबले काफ़ी अच्छी और उपजाऊ है एंड वो सायरा को पसंद भी करता था। सायरा उसे शेडी साइड वापस आने के लिए कहती है, बट वो नहीं मानता। अगले सीन में सायरा, हैना और लिजी सभी जंगलों में कुछ नशीली बेरीज लेने जा रहे होते हैं जिसे वो टीनेजर्स पार्टी में खाने वाले थे। वे सभी एक विडो के घर जा रहे होते हैं जो शेडी साइड से दूर जंगलों में रहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस औरत ने सैटन के साथ समझौता किया था, जिसके कारण उसका पति और बच्चा दोनों मारा गया एंड वो ब्लैक मैजिक भी किया करती थी एंड वो विडो और कोई नहीं बल्कि मिसेस लेन थी जो इस जन्म में विडो थी। सभी उस विडो के घर पहुंचते हैं और उन नशीली बेरीज को ढूंढने लगते हैं। तभी सायरा को वहां पर सैटेनिक कल्ट की एक किताब मिलती है जिससे कोई भी शैतान के साथ समझौता करके उसे कुछ भी मांग सकता है। लेकिन तभी वहां पर वो विडो चली आती है और उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है, बट उन सभी को बेरीज मिल गई थी जिसके कारण वे सभी वहां से चले जाते हैं। सभी लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं एंड वो बेरीज खा लेते हैं, जिसके बाद कैलब नाम का एक बंदा वहां पर आता है एंड वो हैना से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन सायरा उसे बचा लेती है एंड वो दोनों जंगलों में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग इंटीमेट होते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो लोग उस आवाज़ से डर जाते हैं और वहाँ से भागकर घर चले आते हैं, जहाँ घर के गेट पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर थॉमस प्रेजेंट था एंड वो उन दोनों को देख लेता है। अगली सुबह हैना सायरा के घर पहुँचती है। वो सायरा को बताती है कि उसके पिता बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो सायरा को अपने घर लेकर आती है एंड वहाँ पर हम साइरस को बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखते हैं। वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है, जिस पर सायरा कहती है कि साइरस जरूर कोई प्रे कर रहा होगा, जिस पर हैना कहती है कि वो कोई प्रे नहीं है। हैना को लगता है कि उन दोनों के कारण ही साइरस की तबीयत खराब हुई है। तभी वहाँ पर हैना की मॉम चली आती है और सायरा को बाहर फेंक देती है, बिकॉज उसकी मॉम को सायरा और हैना के बारे में सब कुछ पता चल गया था
एंड ये सारी बातें थॉमस ने पूरे गांव को बता दी थी। सारा अपने घर पहुंचती है बट उसके पिता भी उसके इस बिहेव से बहुत गुस्सा थे। उसी दिन से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। गांव के सारे अनाजों में कीड़े पड़ने लगे थे। वहां के सारे जानवर बहुत अजीब बिहेव करने लगे थे। इनफैक्ट सारा के पास कुछ सूअर थे, बट वो सूअर खुद के बच्चों को ही मारकर खा गई थी। गांव के पानी में कुत्ते के मर जाने के कारण गांव का पानी दूषित हो गया था एंड और भी बहुत कुछ। गांव के सभी लोग इसे ब्लैक मैजिक से रिलेट करके देखने लगे थे और सारा इन सब का दोष खुद को दे रही थी। वो मान रही थी कि मे बी हैना से इंटीमेट के दौरान उसने गलती से शैतान के साथ समझौता कर लिया है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तभी उससे मिलने सोलेमन आता है। सारा उसे सारी बातें बताती है, इनफैक्ट हैना और खुद के रिलेशन के बारे में भी। सोलेमन उसे समझाता है कि शैतान को कोई भी गलती से नहीं बुला सकता एंड उसे बुलाने के लिए पूरे मन से रिचुअल करना पड़ता है, जो कि उसने नहीं किया है। लेकिन सडनली बाहर से उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइरस ने कुछ बच्चों को अपने साथ रूम में लॉक कर दिया है। सोलेमन और उसके साथी पीछे की गेट तोड़कर घर के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें सभी बच्चों के मरे हुए लाशें मिलती हैं। सारे बच्चों की आंखों को निकालकर उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था, यहाँ तक कि साइरस ने खुद के भी आंखें निकाल ली थी। उन बच्चों में सैरा का भाई हेनरी भी था। वो अपनी भाई की यह हालत देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी साइरस सैरा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सोलोमन साइरस को मार डालता है और सैरा की जान बच जाती है। इन सारे चीज़ों से गांव वाले श्योर हो गए थे कि ये सारी चीज़ें सैटेनिक पावर के कारण हो रही हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक। उसी रात इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए एक मीटिंग होती है, जिसमें कैलब और थॉमस सैरा और हैना को इन सभी का दोषी ठहराते हैं, बिकॉज उन दोनों की हैना और सैरा के साथ दुश्मनी थी। जिसके बाद गांव के सभी लोग उन्हें दोषी ठहराने लगते हैं। सैरा और हैना विंडो से ये सारी बातें सुन रही होती है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों को मार डालेंगे, बट सडनली उन दोनों को कैलब देख लेता है और सारे गांव वाले उनका पीछा करने लगते हैं। बट हैना गिर जाती है, लेकिन वो सैरा को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। मोरोवर सैरा वहां से भाग जाती है और गांव वाले हैना को पकड़ लेते हैं एंड वो सैरा को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद सैरा गांव वालों से बचकर मीटिंग हॉल में पहुंचती है, जहां हैना कैद थी। हैना सैरा को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, बट सैरा गांव वालों के ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। वो हैना से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, बट गांव वाले उसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो अब रियल में वो एक विच बनेगी एंड सैटन के साथ एक समझौता करेगी, जिससे मे बी वो लोग बच जाएंगे। जिसके बाद हैना उस विडो के घर पहुंचती है एंड वो सैटन वाली किताब को ढूंढने लगती है, बट वहाँ पर उसे वो बुक नहीं मिलती। इनफैक्ट उसे वहाँ पर उसी विडो की लाश मिलती है। किसी ने उस विडो को बहुत बेरहमी से मार डाला था। वो ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सैरा वहाँ से सीधे सोलेमन के घर पहुँचती है, बिकॉज सोलेमन ही उस पर बिलीव करता था। वो सोलेमन को बताती है कि उस विडो के पास से किसी ने सैटन वाली बुक को चुरा लिया है एंड उस विडो को मार डाला है एंड उसी आदमी ने सैटन के साथ डील करके गांव वालों की ये हालत की है। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग सैरा को ढूंढते हुए चले आते हैं। सोलेमन सैरा को अपने रूम में छुपा देता है और गांव वालों को कहता है कि सैरा यहाँ पर नहीं है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सैरा को उस रूम में एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। वो उसके अंदर जाती है एंड वहाँ से होते हुए वो उसी टनल में पहुँच जाती है जो मूवी के सेकंड पार्ट में सिंडी और एलिस को मिली थी। जिसके बाद वो उस सैटन के रिचुअल वाली जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे वही सैटन वाली किताब मिलती है जो कि विडो के घर पर थी, जिसका क्लियर मतलब था कि इन सब के पीछे सोलेमन गुड था एंड उसने ही सैटन के साथ समझौता किया था और गांव वालों की हालत बद से बदतर कर दी। तभी वहां पर सोलेमन आ जाता है। वो सैरा को बताता है कि ये सारी चीज़ें उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया है। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप उसे सैटन को बताइए। जिसके बाद सैटन एक इंसान की बलि मांगेगा। वो बलि देते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस पर सैरा कहती है कि एक इंसान साइरस ने गांव के सारे बच्चों को मार डाला है। सोलेमन सैरा को समझाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, बिकॉज वो सैरा से प्यार करता था। बट सैरा उसकी बात नहीं मानती और उसे एक नाइफ से स्टैप करके वहां से भागने लगती है। लेकिन सोलेमन एक पत्थर से उसके सिर पर मारता है। लेकिन सैरा किसी तरह वहां से भागते हुए आउट हाउस के नीचे पहुंच जाती है, जो सेकंड पार्ट में सिंडी और एलिस को मिली थी। सैरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर सोलेमन चला आता है। वो सैरा को नीचे गिरा देता है और सैरा को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा नहीं मानती। जिसके परिणाम स्वरूप वो सैरा पर एक नाइफ से अटैक करने लगता है, बट सैरा का हाथ बीच में आ जाता है, जिसके कारण उसका हाथ कट जाता है
और उसी पत्थर के पास गिर जाता है। सारा किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है एंड मीटिंग हॉल के रास्ते होते हुए ऊपर चली आती है। वो गांव वालों को कुछ बता पाती इससे पहले सुलेमान उसी रास्ते से वहां आ जाता है और सैरा को पकड़कर सभी से कहता है कि उसने विच को पकड़ लिया है। जिसके बाद सभी सैरा को कैद कर लेते हैं और उन दोनों को फांसी देने के लिए उसी फांसी वाले पेड़ के पास ले जाने लगते हैं। गांव वाले उन दोनों को फांसी देने ही वाले होते हैं, लेकिन सैरा हैना को बचाने के लिए कहती है कि वही विच है एंड उसने हैना को पजेस किया था और गांव में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं सब उसी ने किया है। जिसके बाद गांव वाले हैना को छोड़ देते हैं। सैरा को फांसी होने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर सुलेमान आता है। सैरा सुलेमान से कहती है कि उसका ये सच जरूर सामने आएगा, भले ही आज ना आए, कल ना आए, लेकिन एक दिन जरूर आएगा एंड वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सैरा को फांसी दे दी जाती है और उसकी बॉडी को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है। जिसके कुछ देर बाद वहां पर सैरा के सभी दोस्त चले आते हैं और वो उसकी बॉडी को दूसरी जगह दफना देते हैं, बिकॉज उन्हें पता था कि सैरा बेकसूर है एंड वो विच नहीं है। एंड उन्होंने ही पेड़ के नीचे उस पत्थर को रख दिया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि विच फॉरएवर लिव्स, विच मीन्स कि डायन हमेशा जिंदा रहेगी, जो पार्ट 2 के एंडिंग में सिंडी और जिगी को मिला था। एंड इसी कारण सैरा की बॉडी फांसी वाले पेड़ के नीचे नहीं थी। जिसके बाद ही सनीवेल टाउन बना एंड सनीवेल वहीं पर बना था जहां सुलेमान रहा करता था। अपने गांव को डेवलप करने के लिए वो शेडी साइड के लोगों की बलि देता था एंड इसी कारण सनीवेल एक डेवलप टाउन था और शेडी साइड एक बदनाम टाउन था। वेल यहीं पर 1666 और सायरा फेयर की स्टोरी खत्म होती है। देन मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां डीना ये बात जानकर शॉक हो जाती है, बिकॉज स्टार्टिंग से उसने जिसे विलन समझा था एक्चुअली वो एक विक्टिम थी। जॉश कार के पास डीना का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर निक गुड चले आते हैं। वो जॉश से डीना के बारे में पूछते हैं, लेकिन सडनली डीना वहां पर आ जाती है और जॉश को लेकर जंगलों में जाकर छिप जाती है। डीना जॉश को बताती है कि निक गुड के कारण ही शेडी साइड में मर्डर्स हो रहे हैं। वो गुड को चकमा देकर उसकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में डीना जॉश को बताती है कि वही पिछले जन्म में सायरा फेयर थी एंड वो शेडी साइड के लोगों को नहीं मार रही है, वो बेकसूर थी। निक गुड के पूर्वजों ने शैतान के साथ समझौता किया था और अपना जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने सायरा फेयर पर इल्जाम डाल दिया था। निक गुड और उसके सारे पूर्वज शेडी साइड के लोगों का सौदा करते हैं। वो लोग शैतान को एक नाम देते हैं, जिसके बाद शैतान उस आदमी को अपने वश में कर लेता है और फिर वो आदमी बेगुनाह लोगों की जान लेता है, जिससे शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जिंदा रहता है। एंड गुड जो भी मांगता है उसे वो मिल जाता है, लाइक वो खुद शेरिफ है और उसका भाई टाउन का मेयर है। सनीवेल डेवलप होते जा रहा है और शेडी साइड बद से बदतर। गुड्स फैमिली अपनी आने वाली पीढ़ी को ये शैतानी ताकतें देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिस पर जॉश कहता है कि किलर्स उनके पीछे इसलिए आए थे कि वो निक का राज ना जान पाए, लेकिन अब उन्हें समझौते के बारे में भी पता चल गया है। इसका मतलब वो किलर्स उन्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे और वो डीना को मारने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सैटर्न के उस दिल को देख पाते हैं जिसमें से सारे किलर्स बाहर आ रहे थे, जैसा कि पार्ट 2 में हुआ था। डीना और जॉश जिगी के घर पहुंचते हैं और उसे गुड के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है एंड उसे कैंप नाइटविंग में गुड के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे याद आते हैं। डीना सभी को बताती है कि अगर उन्हें शेडी साइड के लोगों को बचाना है तो उन्हें गुड को मारना होगा, जिस पर जिगी उसे बताती है कि उसने निक को यहाँ पर बुलाया था, जो कि हमें पार्ट 2 के एंडिंग में दिखाया गया था। जिसके बाद वो लोग सैम को बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं। देन जॉस सभी को अपने फ्रेंड मार्टिन के पास लेकर जाता है, जिसे निक गुड ने झूठे इल्जाम में अरेस्ट किया था, जो कि पार्ट 1 का सीन है। वो मार्टिन से कहता है कि वो निक गुड को मारने जा रहा है, क्या वो उसकी हेल्प करेगा, जिस पर मार्टिन मान जाता है बिकॉज वो गुड पर बहुत गुस्सा था। जिसके बाद सभी शेडी साइड मॉल में पहुंचते हैं एंड वो एक प्लान बनाते हैं कि जब किलर शेडी साइड मॉल में आएंगे तो वो उन्हें चालाकी से मॉल के स्टोर्स में बंद कर देंगे। मार्टिन जॉस से गुड को मारने का कारण पूछता है, जिस पर जॉस मार्टिन को सैम से मिलवाता है एंड उसे सारी बातें बताता है। मार्टिन थोड़ा डर जाता है बट वो खुद को संभाल लेता है। प्लान के अनुसार वो डीना के खून को पानी और पेंट के साथ मिक्स करके पूरे मॉल के स्टोर्स में फैला देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर सारे किलर्स डीना को मारने के लिए आ जाते हैं और डीना के खून को फॉलो करते हुए वे लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग उन किलर्स को स्टोर में लॉक कर देते हैं। सडनली वहां पर काफी शांति हो जाती है। तभी वहां पर निक गुड चला आता है एंड सभी लोग छिप जाते हैं। जिगी निक का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास जाती है और उस पेंट को निक के ऊपर फेंक देती है जिसमें डीना का खून था।
जिसके बाद सभी लोग उन किलर्स को स्टोर से बाहर निकाल देते हैं। निक के ऊपर डीना का खून था, जिसके कारण वो किलर्स निक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निक जिगी को पकड़ लेता है। बट तभी वहाँ पर स्कल मार्क्स किलर आ जाता है और वो एक नाइफ से शेरिफ पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ पेंट जिगी के ऊपर भी गिर जाता है, जिसके कारण मिल्कमैन किलर जिगी पर अटैक कर देता है। जिगी को बचाने के लिए डीना अपने हाथ को कट कर लेती है, जिसके कारण सारे किलर्स डीना के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जॉश चालाकी से बचे हुए पेंट को सारे किलर्स के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण सारे किलर्स पागलों की तरह एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। लेकिन गुड मॉल के बेसमेंट से होते हुए उस टनल से भागने लगता है, जो कि सेकंड पार्ट में सिंडी और एलिस को मिला था। डीना निक का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है एंड वहां से होते हुए वो सैटर्न के उस दिल के पास पहुंच जाती है। इस तरफ सैम खुद को उन बेड़ियों से छुड़ा लेती है और डीना को मारने के लिए बेसमेंट से होते हुए उस टनल में पहुंच जाती है। इस तरफ सारे किलर्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और वहां पर रूबी और बिली बाकर भी आ जाते हैं। रूबी जॉश पर अटैक करके उसका हाथ तोड़ देती है, बट जिगी एक गन से रूबी पर शूट कर देती है, बट रूबी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सारे किलर्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। सैम डीना को ढूंढ लेती है और उस पर अटैक कर देती है। डीना उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे पुरानी बातें याद दिलाती है। मोरोवर सैम को कुछ बातें याद आने लगती है और जैसे ही वो डीना का गला छोड़ती है, डीना उसका सिर पत्थर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, जस्ट बिकॉज कि वो वापस उसे परेशान ना करे। लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो डीना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डीना उसका हाथ पकड़कर सैटन के दिल पर रख देती है, जिससे उसे एक विजन आता है जिसमें वो शेडी साइड के हर किलर्स को बेरहमी से मर्डर करते हुए देखता है, जैसा कि एलिस ने देखा था, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और डीना अपनी नाइफ से गुड के आंखों पर स्टैब कर देती है, जिससे वो मर जाता है। जिसके बाद सैटन वापस से जमीन के अंदर चला जाता है एंड वो सैटेनिक साइन और दीवार पर लिखा नाम सभी चीजें वहां से गायब हो जाती हैं। इस तरफ सारे किलर्स भी गायब हो जाते हैं, जिससे जॉश और सभी की जान बच जाती है। देन सैम को भी होश आ जाता है और वो उस टनल से होते हुए निक के घर सनीवेल पहुंच जाते हैं। वहां से बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि अचानक एक आदमी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका मतलब कि सनीवेल भी अब नॉर्मल टाउन बन चुका है। देन वे लोग निक गुड को एज अ शेडी साइड किलर साबित कर देते हैं और सभी लोग वापस अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं एंड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। बट मूवी के एंडिंग में हमें वही टनल दिखाया जाता है। डीना उस टनल में सैटर्न की उस बुक को भूल गई थी, तभी कोई वहां पर आता है और उस बुक को चुरा लेता है एंड मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, मे बी आप सभी को पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी एंड देखते हैं कि इसकी सीक्वल आती है या नहीं, बिकॉज फेयर स्ट्रीट की काफ़ी बुक्स है और एंडिंग को देखकर लगता है कि इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। आप सभी को एक बात बहुत कंफ्यूज कर रही होगी कि जब भी किसी भी इंसान का खून सायरा फेयर की बॉडी पर गिरता था तो सारे किलर्स उसकी जान के पीछे पड़ जाते थे एंड हम सभी को यही लगता था कि सायरा फेयर उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। किसी का भी खून सायरा फेयर की बॉडी पर गिरने पर सायरा उन्हें एक विजन दिखाने लगती थी, जैसा कि सैम और जिगी को आया था। सायरा फेयर उन लोगों को सच ना बता दे, इसलिए सैटर्न अपने किलर्स को भेजकर उन लोगों को मरवा देता, जिससे उसका यह राज राजी बना रहे और कोई भी इस बारे में ना जान पाए। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मैंने इस मूवी का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी बता सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।